हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की। दोस्तों वर्तमान में जो इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट की बात करें तो हर एग्जाम्स में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस अपीयर होने ही होते हैं और इसका जो वेटेज होता है वो कंसेप्ट बेस होता है, ना कि जैसे हमारी पुरानी जो पुस्तक होती थी लूसेंट की। तो लूसेंट में होता यह था कि पहले जो है सिर्फ कंसेप्ट बेस पूछ लेते थे। जैसे कि मान लो पूछ लिया कि राज्यपाल किस सेगमेंट में आता है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है। बट होता ये है कि अब ये किसी क्वेश्चंस को घुमाकर एग्जामिनर्स पूछते हैं, क्योंकि वर्तमान में वैकेंसीज कम होती हैं और जो कम्पिटिटर्स हैं यानी जो एस्पिरेंट है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसको घुमाने के लिए एग्जामिनर्स कई तरह से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो यह कई तरह से हमारे लिए मायने रखता है। तो इस चलिए हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था आखिर है क्या। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा यह होती है कि संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको अपने देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे पिछले समय में होता यह था कि जो बड़े लोग होते थे या जो प्रभावशाली लोग होते थे, जिनके पास स्वयं सत्ता होती थी और ताकतवर होते थे, वो किसी न किसी प्रकार से गरीब तबका जो होता था उसे जो है उसके ऊपर अपना प्रभाव या आधिपत्य जमा कर रखते थे और उसे दबाते रहते थे। तो वर्तमान में अभी भी कई देशों में ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि होता यह है कि सैनिक अपने हाथ में शासन की बागडोर संभालते हैं और गरीब लोगों पर या जो निचले तबके के लोग हैं उन पर अभी भी अपना शासन चलाते हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भारत में भी दलितों पर कभी न कभी ऐसी आए दिन घटनाएं होती रहती हैं कि दलितों पर कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने जो है अत्याचार किए हैं या उन्हें मारा पीटा। इस तरह की जो आम घटनाएं होती रहती हैं। परंतु यहाँ पर हम बात करें संविधान की, तो संविधान इन सब चीज़ों के बारे में सभी को अलग करता है। तो संविधान जो है चाहे वह देश का बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, सभी को जो है एक इक्वलिटी प्रदान करता है। इक्वलिटी सिस्टम ये है कि कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी छोटा नहीं हो सकता। अब इसमें होता यह है कि इसके अपवाद भी बहुत माने गए हैं। अपवाद से मतलब यह है कि मान लो संविधान ने दोनों लोगों को इक्वलिटी दी हुई है, दोनों इक्वल हैं। बट आप देखते होंगे कि अभी भी कई जगह पर रिजर्वेशन का जो सिस्टम लागू है कि मान लो एक बड़ा तबका है एक छोटा तबका है, अब इसको इक्वल करने के लिए अब इसकी संख्या ज़्यादा इसकी संख्या कम है तो ये इक्वल हो नहीं सकते। तो इसके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये रिजर्वेशन अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं अपवाद की स्थिति बनाता है। अब रिजर्वेशन जो होता है उसको समाप्त करने के लिए भी यहाँ पर एक प्रावधान यानी अनुच्छेद है, लेकिन कारण यह है कि सभी लोगों की संख्याओं पर कुछ पिछड़े तबके हैं कुछ बड़े तबके हैं। इनको देखते हुए संविधान निर्माता जो थे उस समय के, उन्होंने सभी लोगों को एक समान रूप से निर्माण संविधान में जो अपनी जगह पर स्थिर किया हुआ है, जिससे कि एक देश का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सके। तो अगर हम इसकी बात करें संविधान की, तो संविधान की जो परिभाषा है नियमों का एक ऐसा समूह है जिसमें जिसमें सभी देश के जो लोग होते हैं वो अपने देश को चलाने के लिए एक पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो ये हुई हमारी संविधान की बात। अब आखिर संविधान है क्या, क्या इसके बेसिक कंसेप्ट है और क्यों संविधान की ज़रूरत एक देश को पड़ती है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें। तो दोस्तों अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में कई सारे सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट से मतलब यह होता है कि जैसे मान लो होता है एक होता है पॉलिटी, हम इसे पॉलिटी भी कहते हैं। दूसरी होती है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी होती है। उसके बाद एक कहते हैं पॉलिटिक्स, और तीसरा चौथा आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें क्या अंतर होता है इसे समझते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें
पॉलिटी की, तो पॉलिटी इसे हम कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें शहर हो या गांव हो, यानी शहर हो या राज्य हो या नगर हो, उसके भीतर जो पूरा सिस्टम चल रहा है, शासन पद्धति चल रही, उसे हम राज व्यवस्था कहेंगे। अब यहाँ पर वो होती है पॉलिटिकल साइंस, इसे हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। तो विज्ञान से मतलब होता है कि उनमें आए संरचनात्मक बदलाव हो या किसी तरह के प्रयोग हो, अमेंडमेंट्स वगैरह हो, तो इसे जो है ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटिक्स हम कहते हैं राजनीति को, जो कि एक मानवीय अवधारणा होती है, जो कि सिर्फ मानव के मस्तिष्क की एक उपज है। और लास्ट वाला आता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। तो दोस्तों हम मुख्य रूप से इसमें संविधान के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आइए बात करें हम थोड़ा सा संविधान के बारे में। तो दोस्तों संविधान का सिस्टम यह था कि जब राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ, यानी कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई, किसी न किसी के मस्तिष्क में तो हुई ही होगी। तो सर्वप्रथम एक ग्रीक दार्शनिक थे सुकरात। तो सुकरात की जो बातें होती थी, तो सुकरात का जो एक शिष्य था प्लेटो ने अपनी किताबों में सुकरात के सभी विचारों को संकलित किया है, उसने लिखा है। क्योंकि हालांकि सुकरात की कोई अपनी पुस्तक नहीं है, लेकिन उनके जो शिष्य होते थे वो उनके विचारों को संकलित करते थे। तो उस पुस्तक जिसका नाम द रिपब्लिक था, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, आप नोट्स कर सकते हैं, द रिपब्लिक, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में जो है सुकरात के सभी विचारों को बताया गया। तो द रिपब्लिक में प्लेटो ने इन बातों को समझाने के लिए एक एथेंस में जो है द एकेडमी नाम से एक एकेडमी खोली थी, जिसमें वह सुकरात के विचारों को बताते थे, उनको एक से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र करते थे, और उनका जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो उसी में एक शिष्य थे अरस्तु, यानी जो द एकेडमी जो उन्होंने खोली थी प्लेटो ने, तो उसी में अरस्तु जो है पढ़ते थे। तो उन्होंने जो है एक राजनीति विज्ञान का एक सिस्टम ऐसा लॉन्च किया जो कि शासन पद्धति को चलाने में समर्थ रूप से सक्षम था। तो इसलिए जो है हम कहते हैं राजनीति विज्ञान का जनक, इन्हें जो है हम राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। अरस्तु की एक किताब थी जिसका नाम था द पॉलिटिक्सी। तो द पॉलिटिक्सी में अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसको जो है आगे अपने शिष्यों को पढ़ने के लिए दिया, और उन शिष्यों ने ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्या कहा, क्योंकि उस समय जो सिस्टम था वो ऐसी किसी पद्धति से लॉन्च नहीं था। तो जो अलेक्जेंडर सिकंदर जो महान हुए, वो भी एक अरस्तु के ही शिष्य थे। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ आगे संविधान के बारे में। तो दोस्तों क्या था संविधान, क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ी, और भारतीय संविधान की संरचना क्या थी। तो अगर हम दोस्तों बात करें संविधान की, तो संविधान हमारा दो तरीके का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। अब लिखित संविधान से मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर जब भारत में संविधान बनना प्रारंभ हुआ, तो उसके जो सभी सिद्धांत थे, मूल विचार थे, उनको किसी न किसी फॉर्म में लिखा गया, किसी पत्र पर लिखा गया या किसी सिस्टम से, कि एक ऐसा दस्तावेज का निर्माण किया गया जिसमें सभी सिद्धांत लिखे हुए हों। तो इस तरह के सिद्धांत को, यानी इस तरह के संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान से मतलब यह है कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है, यानी वहाँ पर संविधान का मतलब ये है कि जैसे कोई अमेंडमेंट किया गया तो उसे हम यूं ही बस पब्लिकली हमने लागू कर दिया, अनाउंस कर दिया, लागू कर दिया। और जैसे मुझे किसी तरह का मान लो मेरे हाथ में पूरी बागडोर है, मैंने बस सीधा जनता को कहा कि आज से ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो इस तरह का संविधान जो है अभी भी है। तो इस तरह का संविधान अभी भी ब्रिटेन,
सऊदी अरब में भी मिलता है, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। तो अभी भी यहाँ पर जो है इस तरह का संविधान देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो यह हमारा संविधान का एक सिस्टम था जिसे हम लिखित या अलिखित में भी बांट सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान हमारा जब बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले उसके लिए लाया गया एक कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान से मतलब यह था कि यह जो कैबिनेट मिशन प्लान था, अब इसकी थोड़ी सी हम चर्चा प्रस्तुत करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें तो जो हमारा यह जो कैबिनेट मिशन प्लान था, तो कैबिनेट मिशन प्लान को इस तरह से लॉजिकली अंग्रेज़ों ने सरवाइव किया। जैसे मान लो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। तो उसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों की सहायता मांगी। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे, अंग्रेज़ों ने इनसे बात की। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे देंगे तो हो सकता है अंग्रेज़ हमें खुश होकर किसी तरह से हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दे देंगे और जो है हम अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। परंतु अंग्रेज़ों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हालांकि इसमें जो है महात्मा गांधी की काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि कई भारतीय सैनिक शहीद हुए और इन्हें जो है भर्ती कराने वाला एजेंट भी कहा गया। तो ऐसा जो है मानना था गांधी जी का कि अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम अपने देश को चलाने में सक्षम होंगे। उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वह थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जो है ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। तो जब भारत में कई तरह के आंदोलन उसके बाद हुए और जब पूर्ण रूप से जब आखिरी आंदोलन जो कि था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गांधी जी ने, तो उससे अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से परास्त हो गई और उन्होंने जो है भारत को छोड़ने का निर्णय कर लिया कि अब हम भारत में टिक नहीं पाएंगे। और उन्हें लगने भी लगा था कि भारत में टिकना अब असंभव हो रहा था। तो अब उन्होंने जो है एक निर्णय लिया कि भारत को जो संविधान भारत का होगा उसे हम ही बना के जाएंगे। तो उन्होंने भारत में संविधान निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। तो इसके पीछे अब होता यह था कि विंस्टन चर्चिल जो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे, तो उनके जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्हीं के साथ जो है बोरिस जॉनसन भी काम किया करते थे। तो जब 1942 में जब कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, तो अब कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान बनाने की नींव रखी। तो 1945 में, अब हम बात करें 1945 की, तो 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ और परिणाम स्वरूप जो लेबर पार्टी थी उसकी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जब भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन की संसद में जो है एक विधेयक लाए और ब्रिटेन की संसद में विधेयक को पारित किया। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम ले लें कि ब्रिटेन की संसद में भी 2 सदन होते हैं, जिसमें जो पहला सदन होता है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो दूसरा सदन होता है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कभी कभी यह भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो जाती है। तो वहाँ पर जो इन्होंने विधेयक पारित किया जिसमें भारत की आज़ादी के बारे में बात की गई थी, उसे पारित कराया। अब एक बात यहाँ पर मुख्य रूप से यह थी कि 14 मार्च 1946 को मुख्य रूप से उस विधेयक में भारतीयों की स्वतंत्रता के बारे में और स्वयं उनका यानी संविधान का निर्माण, यानी जो संविधान सभा थी, इसके गठन के बारे में बात करी। तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो संविधान बने उसे अंग्रेज
लोग ही बनाए, यानी अंग्रेजी शासन सत्ता ही भारत को एक बना बनाया संविधान जो है देकर जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ऐसी सभी बातें होने लगी तो उसी संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा एक कैबिनेट मिशन प्लान भारत में भेजा गया। अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आ गया था, कैबिनेट मिशन प्लान। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बात करें तो यह 24 मार्च 1946 को भारत आया। यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती कभी, क्योंकि सीधा से पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत में आया तो उसके बाद यहाँ पर जो 3 सदस्य भेजे गए जो कि कैबिनेट मिशन में शामिल थे। तो जो पहले सदस्य थे वह थे पैंथिक लॉरेंस और दूसरे सदस्य जो थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरे सदस्य थे। और जो तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें दोस्तों हम बात करें तो यह जो है उस समय के भारत सचिव थे, जो कि 1935 के अधिनियम में एक अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम था, उसमें यह पद जो है सृजित किया गया था, यानी सदस्य इस पद को जोड़ा गया था। और यही उस समय इस मिशन प्लान के अध्यक्ष भी थे। और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो उस समय के जो है नेवी मंत्री थे, क्योंकि नेवी मंत्री से मतलब यह था कि यह बंदरगाहों की जो संरचना थी या बंदरगाहों से रिलेटेड जितने भी इशू थे इनको संभालना था। और मुख्य रूप से पैंथिक लॉरेंस को संविधान सभा के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी और इन्हें बंदरगाहों की। और ये जो थे ये हमारे बिजनेस मिनिस्टर उस समय के बन के आए थे, तो यह बिजनेस मिनिस्टर थे। अब यहाँ पर जब बात करी कैबिनेट मिशन प्लान की, तो इसके बाद जब इन्होंने भारत में एक संविधान सभा के बारे में बात करनी शुरू की और संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के निर्माण की मांग जो थी तो उसको इन्होंने लागू किया। अब इसके बाद हम बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, क्योंकि इन्होंने जो है संविधान सभा गठित कर दी थी, तो संविधान सभा भी हमारी भारत में कई तरह से थी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इसकी मांग कब की गई थी, तो सबसे पहले इसकी मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी मांग की गई थी। और इसकी मांग उन्होंने की क्या थी, अपनी जो स्वराज्य पत्रिका थी यानी स्वराज बिल था उसमें इसकी सर्वप्रथम इसकी मांग की थी। लेकिन उस समय इतना वेटेज नहीं था, इतनी भारतीय की बातों को देना सुना नहीं जाता था और अंग्रेज अपनी शासन सत्ता में लीन थे, तो उन्होंने इस तरह की किसी भी बात को नकार दिया। अब इसके बाद जब दूसरी जो मांग थी तो वह जो है 1922 में गांधी जी ने अपनी जो उनकी जो एक पत्रिका थी यंग इंडिया, तो इसमें जो है उन्होंने दूसरी बार 1922 में मांग की, लेकिन इसे भी एक सिरे से नकार दिया गया। और इसमें जो है यंग इंडिया को भी लोगों ने समर्थन भी किया यंग इंडिया का, लेकिन उस समय भी नकार दिया। लेकिन इस समय तक अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था यानी जो भारत में राज करने का सिस्टम था वो भी पूरी तरह से चरमरा गया था। अब उसके बाद जब 1924 का टाइम आया, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी फिर से मांग की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी यानी जिसका असर सीधा अंग्रेजों पर हुआ वह थी 1934 की जो एमएन रॉय ने की थी। एमएन रॉय द्वारा की गई मांग थी, यह पूर्ण रूप से औपचारिक मांग थी, यानी पहली औपचारिक मांग जो है ये एमएन रॉय द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यह था संविधान के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। और अब हम बात करें अगर थोड़ी सी, तो इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या थी संविधान सभा, कैसे संविधान सभा का गठन किया गया, जो संविधान के निर्माण के जो मेंबर्स थे
संविधान बनाने वाले मेंबर्स था उनका चुनाव कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीधा सा सिस्टम से पूछ लिया जाता है कि उस समय की जनसंख्या क्या थी और किस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो, तो ये हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आती रहेंगी। तो दोस्तों हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू, और अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।